बच्चों, इस वीडियो में क्लास 6 की विज्ञान का 3rd चैप्टर तंतु से वस्त्र तक के बारे में जानेंगे। हम अपने घरों में देखते हैं अलग अलग तरह के कपड़े रहते हैं। कोई रेशम से बना है, कोई सूत से बना हुआ है। इस तरह से कुछ वस्त्र पॉलिस्टर से बने हुए होते हैं, कोई ऊनी वस्त्र है। इसी तरह से दुकान में हमें अलग अलग तरह के वस्त्र दिखाई देते हैं। कहीं पे बेडशीट मिलती है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, झाड़न, सूट का कपड़ा, साड़ियाँ, ये अलग अलग तरह के कपड़ों से बनी हुई होती हैं। यहाँ तक कि बैग और बोरे भी किसी न किसी तरह के वस्त्र से बने होते हैं। इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा कृत्रिम या सिंथेटिक के रूप में की जाती है। अब यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए एक कपड़े का टुकड़ा दिखाया गया है। अगर हम इस कपड़े के टुकड़े का अवलोकन करते हैं, ये हमें एक सतत टुकड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो हमें इसमें धागे दिखाई देते हैं। अगर हम इसका एक धागे को निकालते हैं, खींचते हैं, मान लीजिए हमें धागा कहीं ढीला नहीं दिखाई दे रहा, तो हम सुई या पिन की सहायता से उसको ढीला करके खींच सकते हैं। तो हम जब इसको खींचते हैं तो हम देखते हैं ये कपड़ा कैसे बना है, धागों को व्यवस्थित करने से बना हुआ है। अब धागे कहाँ से मिलते हैं हमें? धागे हमें पौधों से भी मिलते हैं, जंतुओं से भी मिलते हैं। तो ये धागे जो हैं ये पादपों से भी मिलते हैं और जंतुओं से भी मिलते हैं। यहाँ पे दिखा रखा, देखिए चित्र में, हम एक धागा लेंगे, धागे को हम खोलेंगे, ढीला करेंगे तो हमें क्या दिखते हैं? धागे को में तंतु दिखाई देते हैं, फाइबर इसको कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जब हम सुई में धागा डालते हैं, सुई में धागा पिरोते हैं, हम देखते हैं कि धागे की जो पतली पतली लड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं और सुई में धागा नहीं जा पाता। तो ये जो धागा है ये किससे बना है? ये कई पतली लड़ियों से बना हुआ है जिन्हें तंतु या फाइबर कहते हैं। वस्त्र धागों से मिलकर बने होते हैं और धागे भी किससे मिलकर बने हैं? तंतु से बने होते हैं, तंतु या फाइबर से। तो ये तंतु कहाँ से आए हैं जिनसे धागा बना हुआ है? अब हम इसे देखेंगे कि ये तंतु कहाँ से आते हैं। आपने देखा होगा पुराने समय में योद्धा इस तरह के वस्त्र पहनते थे। अब ये कैसे बने होते थे? ये धातुओं को मिक्स करके बनाए जाते थे, धातुओं से। अब देखिए कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई और जूट पौधा से मिलता है। इसी तरह से ऊन और रेशम जंतुओं से मिलता है। ऊन भेड़ से और बकरी से मिलता है और खरगोश से भी मिलता है, ऊँट से भी मिलता है। रेशमी तंतु हमें रेशम के कीट से मिलते हैं। इसी तरह से बहुत पहले से क्या होता था, प्राकृतिक वस्तुओं का ही इस्तेमाल होता था। लेकिन अब पिछले 100 वर्षों से रासायनिक पदार्थों से भी वस्त्र बनने लगे हैं। रासायनिक पदार्थों से जो तंतु बनते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इनसे क्या बनता है? पॉलिस्टर, नायलॉन बनाया जाता है। अब देखिए आपने देखा होगा कपास के खेत में हमें कपास इस तरह की दिखाई देती है। इसमें जब कपास पूरी बड़ी हो जाती है, सफ़ेद बॉल जैसी दिखाई देती है। इसमें इसके बाद क्या करा जाता है? ये इसको बीज निकाले जाते हैं। बीज निकालने की ये प्रक्रिया ओटना कहलाती है, कपास का ओटना कहलाती है। तो रुई हमें खेतों से मिलती है, ठीक है, ये कपास के कहलाती है। और कपास जो होता है कहाँ पर होता है? नम जलवायु में, काली मिट्टी में और गर्म जलवायु में होता है। तो जैसे महाराष्ट्र में होता है क्योंकि वहाँ गर्मी भी है और नमी भी होती है। उसमें क्या होता है? कपास का तागा जो होता है टूटता नहीं है। कपास के जो फल होते हैं ये नींबू के बराबर होते हैं, छोटे नींबू के बराबर, और उसमें से कपास निकलता है और कपास या रुई निकलती है। उसी से जो रेशा बनता है उससे धागे बनते हैं। अब यहाँ पर दिखा रखा, देखिए एक पटसन का पौधा दिखा रखा है।
भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है और पटसन को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। देखिए पटसन से क्या क्या चीज़ें बनती है। बैग हैं, रस्सियाँ हैं, ये पटसन से ही बनाई जाती हैं। इसको क्या करते हैं, जब इसमें पुष्प आते हैं तब इसके पटसन के पौधे को काटा जाता है और उससे क्या करते हैं, उसके तने को पानी में डुबो देते हैं। पानी में डुबोने पर तने तो गल जाते हैं और उसके तंतुओं को, फाइबर को अलग कर दिया जाता है। तो इससे देखिए बैग, रस्सियाँ, बोरे बनते हैं और ये बोरे जो हैं ये बहुत पैकिंग में काम में आते हैं। तो इस तरह से पटसन जो है ये भी क्या है, एक तरह का रेशा इससे तैयार किया जाता है। इस रेशे से जो है या तंतु से क्या बनाया जाता है, धागे बनते हैं और जिससे बाद में रस्सियाँ, बोरे, बैग वगैरह बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखा रखा है एक चित्र। इसमें दिखा रखा है अगर हम अपने हाथ में रुई पकड़ के उसको धीरे धीरे उंगलियों की सहायता से बाहर की ओर को खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रेशे जो हैं ये ऐंठते भी जाते हैं और धागा बनने की प्रक्रिया कहलाती है। अब धागा कैसे कैसे बनता है, देखिए हाथ से हम पतला सा बना सकते हैं लेकिन उसमें उतनी सफाई नहीं आती है। ये तकली या तकवा इसको कहते हैं, इससे भी धागा जो लंबा सा दिख रहा है इससे बनाया जाता है। इसी तरह से चरखा जो है इससे भी धागा बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा ये चरखा जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी और ग्रामोद्योग कहा जाता है। तो जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसका क्या है, खादी को बढ़ावा देना। खादी का मतलब क्या है, इसमें जो हाथ से बने हुए धागे या चरखे से बने हुए धागों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए दिखा रखा वस्त्र कैसे तैयार होता है। इसको एक सरल से कागज़ के द्वारा दिखाया गया है। किस तरह से हम दो अलग अलग तरह के कागज़ की पट्टियाँ काटकर एक दूसरे में फंसाकर इस तरह का ये एक आकार इसको दे सकते हैं। इसको वीविंग या बुनाई कहते हैं। इसी तरह से वस्त्र बनने की प्रक्रिया भी है जहाँ पे धागे के दो सेटों से वस्त्र तैयार किया जाता है। यहाँ पे चित्र में हथकरघा दिखा रखा है। देखो धागों के दो सेट को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हाथ से चलते हैं या बिजली से चलने वाले भी करघे होते हैं। तो इस तरह से ये वस्त्रों की बुनाई करघों पर भी की जा सकती है। हस्त प्रचलित भी होते हैं और विद्युत प्रचालित भी होते हैं। हस्त प्रचालित मतलब जिनको हाथों से तैयार किया जाता है और विद्युत प्रचालित का मतलब ये विद्युत के द्वारा मशीनों से तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से धागों के दो सेटों को बनाकर आपस में बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। हाथ से जो वस्त्र बनाए जाएंगे उसकी अपेक्षा सफाई किस में ज़्यादा आती है, मशीनों से तैयार वस्त्र में। यहाँ पे दिखा रखा देखिए ऊनी वस्त्र दिखा रखे हैं। यहाँ पे इनकी बुनाई में क्या होता है, किसी एकल धागे का ही उपयोग होता है। यहाँ पे एक ही धागे के उपयोग से वस्त्र को यहाँ पर तैयार किया जाता है। अब देखिए अगर कोई स्वेटर है या कोई मोजा है ऊन का बना हुआ, उसका हम एक अगर तागा खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो तागा लगातार ही खिंचता हुआ निकलता है, या हम कह सकते हैं वस्त्र उधड़ता जाता है और उसमें एक ही तरह का धागा लंबाई में निकलता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने वाली जो वस्तुएं हैं इनकी बुनाई एकल धागों से भी की जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से भी की जाती है और मशीनों के द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न तरह के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग
पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग वस्त्र मशीनों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये वस्त्र रेशम के भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं रेशम के धागों से भी इनको तैयार किया जा सकता है, सूती धागों से भी इनको तैयार किया जा सकता है, सिंथेटिक धागों से भी इनको तैयार किया जा सकता है। इसी तरह से ये जंतु धागे या जंतु जो रेशे होते हैं और जो पादप रेशे हैं उनके द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। तो जैसे रेशम के वस्त्र रेशम के कीट के द्वारा तैयार होता है। अब देखिए, प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस तरह की सामग्री का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में आपने सुना होगा, वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से प्रतीत होता है कि शुरू में लोग क्या करते थे, वृक्षों की छाल और बड़ी बड़ी पत्तियां या जानवरों के चमड़ों का इस्तेमाल अपने शरीर को ढकने के लिए करते थे, क्योंकि उस समय तक जो रेशा है या तंतु है, फाइबर है, ये नहीं खोजा जा सका था। इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। इस चित्र में आपने देखा है, देखिए किस तरह से टोकरी को बुना जाता है। देखिए, कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने क्या करा, पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ बनाना सीखा। लताओं और जंतुओं की ऊन बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई और उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। प्राचीन समय में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो हाथों से तैयार किए जाते थे, और उसके बाद धीरे धीरे मशीनों से तैयार होने वाले वस्त्र बनने लगे। देखिए, प्रारंभ में लोग वस्त्र तो तैयार कर लेते थे, लेकिन उन्हें सिलाई करना नहीं आता था, तो वो बिना सिले हुए ही कपड़े पहन का उपयोग करते थे। अभी भी बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बिना सिले ही किया जाता है। जैसे देखिए, पगड़ी है, पगड़ी के लिए क्या होता है, इसको सिलने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से लुंगी है, साड़ी है, ये जो है इसमें वस्त्र को सिलने की ज़रूरत नहीं होती, या हम कह सकते हैं ये बिना सिले वस्त्र के रूप में ही इनका उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जिस तरह खाने में विविधता होती है, उसी तरह से वस्त्रों में भी विविधता होती है। अब देखिए, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ सिंथेटिक या संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को संक्षेप में यहाँ पर देखा। तो हम कह सकते हैं तंतु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति दे रही है, जैसे रेशम, ऊन, जूट, सूत, ये हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और कुछ होते हैं जो रसायनों से बनाए जाते हैं, सिंथेटिक, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन आदि। अब देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित जंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। अब इनमें से प्राकृतिक कौन से हैं? देखिए, ऊन, रुई, रेशम, पटसन प्राकृतिक है, नायलॉन और पॉलिस्टर संश्लिष्ट है। सत्य और असत्य यहाँ पर बताना है इस नीचे प्रश्न में। तंतुओं से तागा बनता है, ये क्या है? सत्य। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, असत्य। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, असत्य। रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सत्य। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये क्या है? सत्य। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये असत्य है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये भी असत्य है। तो इस तरह से हम
इनको समझकर सत्य और असत्य यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे पहला देखिए, कपास के पौधे और पटसन के पौधे से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। इसी तरह से रेशम और जो ऊन है ये जंतु ऊतक है। अब देखिए, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। देखिए, रुई तो किससे प्राप्त होता है, पौधे के फल वाले भाग से प्राप्त होता है, और जूट किससे मिलता है, पौधे के तने वाले भाग से मिलता है। तो रुई फूल वाले भाग से मिल रहा है और जूट पादप के तने वाले भाग से मिलता है। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम क्या है, रस्से और चटाई। तंतुओं से धागा निर्मित होने की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। कपास गोलक जो होता है, इससे जब ओटा जाता है, ओटना इसको कहते हैं, इससे क्या बनते हैं, रेशे बनते हैं। जो कपास के गोलक को ओटा जाता है या बीज निकाले जाते हैं, उनसे रेशा बनता है। रेशे से जब कताई की जाती है रेशे की, तो उससे क्या बनता है, तागा बनता है। तागे से फिर क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। अब वस्त्र बनने की ये विधि अलग अलग है। देखिए, बंधाई के द्वारा वस्त्र तैयार होते हैं। इसी तरह से और कैसे होते हैं वस्त्र तैयार, ये बुनाई के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कपास गोलक को ओट कर रेशे तैयार होते हैं, रेशे की कताई से तागे तैयार होते हैं, तागे की बंधाई और बुनाई से वस्त्र तैयार होते हैं। तो इस तरह से आपने पूरे चैप्टर में देखा कि किस तरह से तंतुओं से वस्त्र तैयार किया जाता है या रेशे से किस तरह से वस्त्र तैयार किए जाते हैं।